Okay, guys, can you hear me? Yes, sir. Okay, great. Sorry about all the delay. There was a pretty long power failure. आप लोगों के इलाके में क्या हाल चल रहा है बिजली का? अच्छा, चले सही है, मजा आ गया। Let's start off on our chapter. रिपोर्ट के हवाले से कोई आपकी प्रोग्रेस हो या कमेंट हो तो आप कर लें while I'm setting up the PDF. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमने तो प्रोडक्ट का सोचा था ना, तो यूनिवर्सिटी तो ऑफ है अभी तक, ऑन होने का कोई अता पता ही नहीं है। इस तरीके से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है हमारा। जी जी जी। तो सर तो फिर हम ये प्रोडक्ट को छोड़ के फिर जो आपने सर्वे का कहा था तो वो सिलेक्ट करें। हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जो आज सुबह में खबर देखी वो तो बड़ी हैरान कुन है कि आउट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस सिंध जो है वो कह रहा है कि सारे शहरियों के लिए लाजमी होगा तो ये वैक्सीनेट कराना। तो ये कब तक ये करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और फिर ये खोलेंगे, क्या करेंगे, समझ से बाहर है। तो ऑप्शन यही है कि फिर आप वही जो कंपनी का ऑप्शन था, यस सर। मसला ये है ना, आप लोगों ने भी तो टाइम निकाल दिया, कुछ किया नहीं है। अब कंपनी में कोई है कांटेक्ट आप लोगों के? नो सर। सर एक शायद हो जाए, कौन कंफर्म सा है? नहीं है सर। खादी। खाजी में कौन है? सर मेरी फ्रेंड है, अच्छा, इसके जानने वाले लोग हैं। सर मुझे सही कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा तो फिर। चलें तो आप चेक कर लें। असल में ये खाड़ी और जुनैद जमशेद और नेशनल फूड, PIA वगैरह, ये ऐसी कंपनियां हैं कि इन पे रिपोर्टें बहुत बनी हुई हैं ना, तो मुझे हमेशा ये खतरा होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो कॉपी, कॉपी ना करना। जी जी जी, और करते भी हैं। यस सर। तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। बेहतर ये है कि आप जो सर्वे जिसे आप कह रही हैं ना, तो आप कोई ब्रांड लेके उसका अपने, अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो यूनिवर्सिटी में, या वरना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई छोटा मोटा सर्वे कर लें और उसी को जो है वो फिर बस रिपोर्ट की बुनियाद तो बना लें। करेंगे उसके हिसाब से फिर जी जी। रिपोर्ट बनाएं। हाँ, ओके सर। क्योंकि और ऑप्शन क्या है, मतलब आप मुझे बताएं ना। सर अभी तो कोरोना चल रहा है और 7 तारीख को बोला यूनिवर्सिटी ओपन होगी, लेकिन
उसका भी कुछ पता नहीं है, अचानक से एंड टाइम पे फिर मना हो जाता है हर बार, जी कुछ भी हो सकता बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। है। यस सर। तो बहरहाल ये आप दोनों ऑप्शंस देख लें कि ये कोई जो भी यस दोस्त हैं आपकी कि उनसे खाड़ी में पूछ के देख लें। अगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता फौरन, तो फिर आप ये कोई भी ब्रांड लेके जो आपके इस्तेमाल में हो उसका यस फिर आप सर्वे कर लें। सर्वे की बुनियाद वही होगी जो जैसे मैकडोनल्ड्स के वो ब्रांड ऑडिट है। ब्रांड मैकडोनल्ड्स के तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और रोलेक्स का ब्रांड ऑडिट है, उसमें पिरामिड के जो भी क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, यस सर। सेलियंस से लेके रेजोनेंस तक, वो आप पूछ लें और ये आपकी फिर रिपोर्ट बन जाएगी। ओके सर। पर सर हम सर्वे तो कर नहीं सकते। नहीं, मैंने अभी यही कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कोई ब्रांड जो आपके अपने ज़ाती यूज में हो वो आप ले लें, और उसके आपके जो भी करीबी लोग हों, आपके घर वाले तो एक्सेसिबल होंगे, आपके नेबर्स एक्सेसिबल होंगे किसी हद तक, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, उनसे आप जो है वो सर्वे कर लें। ठीक है ना, वो मार्केट में जाके सर्वे करने का नहीं कह रहा कि आप अपने आप को रिस्क में डालें कि, ठीक है ना। यस सर, ये पॉसिबल है क्योंकि अगर हमने उनकी कॉल भी की तो वो हमें मीटिंग के लिए बुलाएंगे ही नहीं। हाँ, मसाइल चल रहे हैं, वो सब बात सही है। पॉइंट पॉइंट ये है कि कुछ तो कर लें, बजाय ये कि आखिरी लम्हे का इंतजार किया जाए, जिसमें फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि कहीं से लो रिपोर्ट और उस पर अपना नाम बदल के जो है वो डाल दो। आपके जूनियर्स जो हैं उनका एक एग्जाम ऑनलाइन हुआ, तो उन्होंने 2 सेक्शन उनके पढ़ा रहा हूँ, तो एक सेक्शन ने यही किया कि 3 लोगों के अलावा सब ने जो है वो कट पेस्ट किताब से या इंटरनेट से जवाब ढूंढ, एक लफ्ज अपने खुद से नहीं लिखा। हद ये के वेबसाइट में जैसे वो कॉपीराइट होता है या कोई वो उसकी प्रमोशन के लिए लाइन लिखी होती है, या टेक्स्ट इन्होंने कॉपी किया, तो पेज नंबर तक उन्होंने कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके और वो कॉपी कर दिए, सिवाय 3 लड़कियों के जिन्होंने जो है अपने दिमाग से लिखा अपने वर्ड्स में, और जिनके बाय द वे नंबर भी ज्यादा आए, क्यों कॉपिंग पे मैंने नंबर भी काटे। तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, अपनी थोड़ी बहुत भी एफर्ट कर लें, वो उससे बेहतर है कि आप कोई बेहतरीन आपको ब्रांड ऑडिट मिल जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने इस्तेमाल का ब्रांड जो आपके खुद जाती यूज में हो, ताकि आपको खुद भी पता हो उसके बारे में। ठीक है, और फिर अपने आप जब ऑडिट करेंगी तो उसमें फिर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको आप जरा रियलिस्टिकली असेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कोशिश कर लें, अगर हो जाए तो शुरू कर दें इसे, क्योंकि आज जो बताया गया था मैं वो ये था कि 21 से एग्जाम्स हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो लेट्स सी, हमें, हाँ, ये चैप्टर 6 को ख़त्म करना है और फिर आना है चैप्टर 7 पे। हाँ, ठीक है, तो ये भी हो गया था। हाँ, तो कम्युनिकेशन का मॉडल हमने देख लिया था, एक्सपोजर से यस सर। स्टार्ट होता है और बिहेवियर पे एंड होता है। एडा मॉडल का ये
एक्सटेंडेड वर्जन जो था, कहाँ गया, हाँ ये 6 पार्ट। इसमें जो इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है या इसको याद रखने का या इसको इसकी अहमियत को सोचने का इन स्टेप्स की, वो ये है जो मैंने ये ऑरेंज में हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह आप पढ़ें इस पैराग्राफ को, चाहे अपने पीडीएफ में या स्क्रीन में। सही नजर आ रहा है आपको? अभी क्लियर है? यस सर। चलें इस सर पैराग्राफ को पढ़ लें और देखें कि हर स्टेज पे ये जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर 50% भी सक्सेस हो, एक्सपोजर भी 50% आपकी टारगेट मार्केट को हो जाए, फिर उनको समझ भी आ जाए, फिर उनको इंटरेस्ट भी हो जाए, तो देखेंगे नतीजा क्या निकलता है। जरा इसको पढ़ें। पढ़ लिया? यस सर। हाँ, तो पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, टारगेट मार्केट की हमेशा बात होती है। ये मैं क्लास में भी लिखता रहा कि जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम किसी एक सेगमेंट जिसको हम टारगेट कर रहे होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हर स्टेज पे ये आप देखें, उन्हीं 6 स्टेप्स की वजाहत है। एक्सपोजर जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर एडवर्टाइजिंग शायद आप पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है, या पढ़ेंगे, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। तो आपके जो मीडिया का प्लान बनता है कि जिसमें कौन से मीडियम में, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, एसएमएस, व्हाटएवर, व्हाट्सएप, उसमें आपका होता है कि भाई किस पे कितना पैसा खर्च करना है। और आपने ये टारगेट रेटिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, रेटिंग पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है। सर रेटिंग पॉइंट का तो नहीं पढ़ा, सर ने एग्जाम्स में भी दिया था और सर ने पढ़ाया भी था, एचओडी ने। और उसमें सर ने अमाउंट दी थी 150 मिलियन सर ने दी थी। एक एडवर्टाइजमेंट पूरी बनानी थी उसमें। जी जी जी। तो रेटिंग पॉइंट कॉन्फ्रेंस का पढ़ लिया? सर पढ़ लिया है आई थिंक सर, लेकिन जो आपने अभी नाम लिए ना ग्रोस वगैरह ये नहीं पढ़े। रेटिंग लेकिन उसके पॉइंट के अलावा टर्म सर, सुनी थी? नो सर, सर ने ये बताया है कि इस तरीके से अमाउंट मतलब होती है किसी सर अखबार वो की। चीज मतलब कि वो एडवर्टाइजिंग चीज अगर एक चैनल पे चल रही है 1 मिनट में कितने रेट्स लग रहे हैं वो। वो तो रेटिंग अपने चैनल की होती है कि उसके व्यूअर्स कितने हैं टोटल। रेटिंग पॉइंट ये होता है कि वो लिंक करता है, आप सही कह रही हैं कि मीडिया या चैनल, अच्छा जियो चैनल पे आपने, जियो न्यूज़ पे आपने यस सर। इश्तेहार अपना चलाया, मगर कब चलाया इश्तेहार, किस सेगमेंट में? तो हर सेगमेंट के, हर टाइम पीरियड के टाइमिंग, अगर आप रात के 4 बजे चलाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि जियो न्यूज़ की रेटिंग साहब इतनी है, तो रात के 4 बजे भी इतने ही लोगों ने देखा होगा। वो टाइम के हिसाब से, प्रोग्राम कौन सा है उसके हिसाब से डिफर करता है। तो एक रेटिंग पॉइंट आपकी टारगेट मार्केट का 1% कहलाता है। टारगेट मार्केट का, आबादी का नहीं। हम 22 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम
उन 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो आपके टारगेट मार्केट है, जो आपका साबुन, चूरन, पानी, चिप्स जो भी खरीद रहे हैं, तो उस टारगेट मार्केट का 1% जो है वो एक रेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस मीडिया प्लान में बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले आपको बना के देते हैं और आप उनको कहते हैं भाई ये रहा हमारा बजट, जैसे आप बता रही हैं कि भाई 150 मिलियन आपके पास है जो आपको सर ने असाइनमेंट दिया, और फिर आप देखते हैं कि भाई हमें रेटिंग पॉइंट कितने चाहिए। तो रेटिंग पॉइंट का मतलब है हमें कितने % पॉपुलेशन को, टारगेट मार्केट की पॉपुलेशन को कवर करना है। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेट्स से आप अगर 100 रेटिंग पॉइंट्स आपने कहा है कि हमें चाहिए, इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि आपकी जो टारगेट मार्केट है वो 100% उसने टारगेट मार्केट ने एक दफा इश्तिहार देख लिया आपका, ठीक है। तो दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि 10% आपकी टारगेट मार्केट ने 10 दफा इश्तिहार देख लिया, तो 10 into 10 100, ठीक है। ये 1% आबादी ने आपकी टारगेट मार्केट की 100 दफा वो इश्तिहार देख लिया, किसी भी तरीके से वो 100 रेटिंग पॉइंट जो हो जाएंगे। तो जाहिर है आप ये तो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ 1% आपकी टारगेट मार्केट 100 दफा इश्तिहार देखे, बट ये कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो पहला ही जो पॉइंट है कि एक्सपोज कितने लोग हुए, अभी तवज्जो देने की और नोटिस करने की बात ही नहीं हो रही। तो ये जो 50% यहाँ लिखा हुआ है ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। एक बाज लोग कहते हैं कि ये लीवर ब्रदर्स के जो एक भाई थे, लॉर्ड लीवर ह्यूम, लॉर्ड का खिताब भी उन्हें मिला था, उनका कहना ये था कि आई नो हाफ माई एडवर्टाइजिंग मनी इज वेस्टेड। हम प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आई नो हाफ माई एडवर्टाइजिंग मनी इज वेस्टेड बट आई डोंट नो विच हाफ। तो इश्तिहार तो आपने चला दिया, आपको रिस्पॉन्स भी आ रहा है, मगर आपको ये नहीं पता चल रहा है एक्यूरेटली कि किसने देखा और किस पे क्या असर हुआ। आपको तो सिर्फ अल्टीमेटली सेल्स के फिगर्स से या आपको कितने क्वेरीज आई हैं आपके पास, उससे इनडायरेक्टली पता चल सकता है। एनीवे, मीडिया प्लान बनाया और वो सही नहीं निकला, तो जो आप चाहते थे जितने लोग वो एक्सपोज ही नहीं हुए। हम 50% भी समझ लें तो बड़ी बात है। तो जो हाफ हाफ माई एडवर्टाइजिंग मनी इज वेस्टेड, तो हाफ इज वर्किंग। उसके बाद हाफ ने जो है वो जिन्होंने नोटिस किया उन्होंने उन्हें ये बोरिंग लगा, दिलचस्पी नहीं रही उनके इश्तिहार में, उसका 50% जो है वो उन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये है क्या। उनकी दिलचस्पी तो थी प्रोडक्ट कैटेगरी में, सेलियंस की हम बात करें, आप घुसना चाह रहे हैं सेलियंस के लेवल पे कि भाई इस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम भी हैं, हमारा नाम भी जहन में रखो, तो उन्हें आपकी बात ही नहीं समझ में आई। दिलचस्पी तो थी प्रोडक्ट कैटेगरी में। फिर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आंखों का डेवलप हुआ, फिर जो है वो परचेस इंटेंशन नहीं बनाया, फिर जो है वो याद नहीं रहा, उन्हें एक्शन कोई नहीं लिया। तो ये अगर सारी चीजें 50% भी हों, जो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, तो सिर्फ आपकी टारगेट मार्केट का 1.5% जो है, 1.56 to 5% जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा या वो बिहेवियर दिखाएगा जो आप चाहते थे, ठीक है। और अगर हम इसको और कम कर दें कि हर स्टेज पे सिर्फ 10% सक्सेस हो रही है हमें, तो 10 लाख में से सिर्फ एक शख्स जो है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो जाएगा। तो ये कोई थ्योरेटिकल, ये किताबी फिगर्स नहीं है, ये हो जाता है बाज दफ़ा अगर आपने अपने प्रमोशनल कैंपेन को, प्रमोशनल मिक्स को सही ना बनाया हो, जिसका मतलब है आपने कस्टमर को सही नहीं समझा, आपने अपनी प्रोडक्ट सही नहीं बनाई या सर्विस, तो ये ब्लंडर्स हो जाते हैं और फिर जवाबदेही करनी पड़ती है। यहाँ मैं 2-3 केसेस तो जानता हूँ कि जहाँ सीईओ और मार्केटिंग डायरेक्टर्स की छुट्टी हो गई जॉब से, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि साहब आपने जो बजट खर्च किया है उसके रिजल्ट इतने पुअर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा हर स्टेज पे। यानी किताब में पढ़ लेना बहुत आसान है, मगर रियल लाइफ मार्केटिंग या ब्रांडिंग में हर स्टेज पे बहुत जो है आपको फोकस करना पड़ता है। और रिसर्च आपने पढ़ी भी है किसी किस्म की?
बिजनेस रिसर्च मेरा ख्याल है आप लोग बता रहे थे, यस सर, पढ़ रहे हैं सर। पढ़ रहे हैं, हाँ। तो रिसर्च की, एक तो रिसर्च चलें क्यों की जाती है, एक ब्रांड मैनेजर रिसर्च क्यों करेगा? सर जैसे ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कि प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, लोगों की नीड क्या है, क्वेश्चनियर के जरिए कि वो प्रोडक्ट बनानी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी क्वेश्चनियर के जरिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो थ्योरेटिकली बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बल्कि रिसर्च के शायद स्टेजेस आपने पढ़े होंगे, वही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, फिर यस रिसर्च सर। एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर उसका सर्वे, इम्प्लीमेंटेशन, डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स और डिसीजन, ये तो सब आपने पढ़ लिया। रियलिटी में जो एक मकसद होता है रिसर्च के करवाने का, वो ये होता है कि अगर ये वाला डिजास्टर हो जाए ना, जो यहाँ फिगर्स दिए हुए हैं कि 1.5%, 5%, मतलब बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स आया, तो जब आपसे पूछा जाएगा, यानी अगर आप मार्केटिंग डायरेक्टर हैं तो प्रेसिडेंट, ये सीईओ, वो पूछ सकते हैं, ठीक। या आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, ब्रांड मैनेजर हैं, तो आपके बॉस आपसे पूछ सकता है कि भाई ये किया क्या था आपने, क्या सोच के ये प्रोडक्ट बनाया, क्या सोच के इसकी ऐसी प्रमोशन की। तो रियलिटी में रिसर्च का एक मकसद ये भी होता है, और जब आप प्रैक्टिशनर बनेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा, कि अपने जॉब को बचाना। तो आप कह सकते हैं कि भाई देखें, हमने ये रिसर्च की थी, ये हमने नीलसन से रिसर्च कराई, हमने गैलप से रिसर्च कराई, हमने आफ्ताब एसोसिएट से, जो भी बड़े बड़े हैं, ये हमने रिसर्च कराई थी। उसके नतीजे में हमारा ये एक एजुकेटेड अंदाजा था, एक सोचा समझा एक ख्याल था कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से प्रमोट करके, ये प्राइस रख के हम कामयाब हो जाएंगे। तो अगर ये रिसर्च होगी तो आपकी जॉब की बचत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप इल्ज़ाम रिसर्च पे डाल सकेंगे। क्योंकि रिसर्च देखें परफेक्ट नहीं है, यहाँ ढंग की रिसर्च होती भी नहीं है पाकिस्तान में, और आप बाहर की वेबसाइट्स भी देख लें, उस पर वो क्लियरली लिखते हैं। अब शायद आपने पढ़ लिया हो कि रैंडम सैम्पलिंग वर्सेस कन्वीनियंस सैम्पलिंग का पढ़ लिया ना आपने, सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ लिए? सर रैंडम सैम्पलिंग नहीं पढ़ा है। नहीं, सैम्पलिंग पढ़ ली कि सैम्पलिंग करते कैसे हैं, यानी जो आपकी टारगेट मार्केट है, लेट्स से वो 50 लाख लोग हैं, तो उनमें से आपने 200 चुनने हैं, तो कैसे चुनेंगे कि किन से सर्वे करना है? हाँ भाई, सर एक तो होता है रैंडमली चूज कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वो रैंडमली कैसे करेंगे चूज? अगर आप मार्केट में जाके, लेट से कोरोना वगैरह नहीं होता, मार्केट में जाके खड़े हो जाएं और वहाँ या मॉल में गुजरते हुए लोगों को पूछना शुरू कर दें, और 200 सर्वे आपके भर जाएं, तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग होगी? यस सर। यस सर। ये आप यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़े हो जाएं और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे पूछें, हाँ भाई आप सर्वे का जवाब शामिल देना चाहेंगे, आप सर्वे में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और जैसे ही 200 हुई, रैंडम सैम्पलिंग हो गई? यस सर। नहीं, ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं हुई। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि रैंडम सैम्पलिंग क्यों नहीं कहलाती है। बेसिकली जब तक आपकी टारगेट मार्केट के हर मेंबर का इक्वल चांस ना हो सेलेक्ट होने का, इक्वल या नोन, ये दो चीजें हैं। जब आप मार्केट में खड़े हुए हैं, मॉल में खड़े हुए हैं, तो जो लोग उस दिन मॉल में नहीं आए, उनका चांस क्या था सेलेक्ट होने का? 0, इक्वल चांस नहीं था, ठीक है। तो जब तक हर टारगेट मार्केट आपकी पॉपुलेशन हो गई, उसके हर मेंबर के सेलेक्ट होने का चांस या तो बराबर हो, या आपको इन एडवांस में पता हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस शख्स के सेलेक्ट होने की, तो वो रैंडम नहीं कहलाता। और जब सैंपल रैंडम नहीं होता, तो वो, मैंने शायद ये तो आपको क्लास में बताया था, वो फिर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का।
ठीक है। तो रैंडम के बजाय क्या होता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जो पाकिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनी है, वो नीलसन, गैलप हो गई, ये लोग सब जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं, जो मैंने भी आपको सजेस्ट किया। कन्वीनियंस का मतलब है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, कि भाई अपने घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से आपने पूछ लिया। तो जो आपके रिश्तेदार, घर वाले, मोहल्ले वाले, कजन्स, नेबर्स नहीं हैं, उनका चांस क्या है सेलेक्ट होने का? 0। तो लिहाजा आपका सैम्पल जो आप ब्रांड के लिए करेंगे वो हमें मालूम है कि रैंडम नहीं है, लिहाजा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी पॉपुलेशन का। तो आप अपने इस कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ब्रांड ऑडिट से नहीं कह सकते कि ये जो ख्यालात, ये जो थॉट्स और फीलिंग हमने पता लगाए हैं कस्टमर से ब्रांड के बारे में, ये कितने फीसद कस्टमर्स की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो फिर आपने कैट में पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल के टर्म सुनी है? यस सर। तो जब रैंडम सैम्पलिंग होती है फिर आप कह सकते हैं कि भाई 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम कह सकते हैं कि ये हमारा सैंपल पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है। एनीवे, कन्वीनियंस हो या रैंडम तो होते नहीं है यहाँ सर्वेज। रैंडम का समझ लीजिएगा, क्यों बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब हम खड़े हुए हैं मॉल में, हमें क्या पता कौन आ रहा है, तो लिहाजा ही रैंडम हो गया। नहीं, वो रैंडम नहीं होता है। तो रैंडम के लिए कुछ और करना पड़ता है, उसमें खर्चा बहुत आता है, टाइम बहुत लगता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां रैंडम सैम्पलिंग नहीं करती हैं। इसीलिए जियो वगैरह पे जो आता है ना कि हमने 3,000 लोगों से पूछ लिया, आप सोचा करें, ये पता लगाया करें कि रैंडम सैंपल था, और रैंडम सैंपल नहीं निकलेगा। लिहाजा 3,000 लोगों ने कहा तो इसका मतलब 95% जो है वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। दूसरी रिसर्च एजेंसी, हो चुका है माजी में, दूसरी रिसर्च एजेंसी कह रही है नहीं पीपल्स पार्टी जीतेगी, दूसरी कह रही है कि नहीं पीएमएलएन जीतेगी, तीसरी कह रही है नहीं हमने तो पता लगा लिया। सब कह रहे हैं हमने हजारों लोगों के सर्वे कर लिए। वो नताइज उल्टे सीधे इसलिए आ रहे हैं या एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे क्योंकि सैम्पलिंग रैंडम नहीं, और रैंडम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें टाइम और पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। एनीवे, अगर आपने रिसर्च नहीं कराई है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा अपने डिसीजन को बैकअप करने का। फिर नौकरी के क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फिर आप छुट्टी करें, आपने बगैर सोचे समझे फैसला किया। तो लिहाजा मार्केटिंग मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर्स रिसर्च करवा लेते हैं कि कुछ तो पता लग ही जाएगा थोड़ा बहुत, मगर असल में हमारे जॉब प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये रियलिटी है रिसर्च की। सर अगर रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो जो हमारी टारगेट मार्केट है हम उनसे नहीं पूछ रहे, इस तरीके से तो प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। हमारी जो टारगेट मार्केट है सिर्फ हम उनसे पूछे है ना प्रोडक्ट के अबाउट में। लेकिन लेट्स से सर मतलब आप कोई डिजाइनर ड्रेसेस की ब्रांड निकालना चाहती हैं अपने तौर पे, अपने नाम से, ठीक है ना? कौसर बोल रही है ना? यस सर। हाँ, तो आपने कहा जी मैं कौसर डिजाइन्स के नाम से मैंने अपने जो है ना ब्रांडेड गारमेंट्स निकालने हैं। तो ऐसा मैं करती हूँ कि मैं अपने मेरे दोस्त बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, उनको सबको फैशन का पता है, तो मैं ये इनसे पूछ लेता हूँ। तो आपने उनसे यस पूछ लिया, आपने 20-25 अपनी दोस्तों से पूछ लिया, सब ने बड़ा फेवरेबल रिस्पांस दिया कि हाँ भाई ये तुम्हारे डिजाइन जो है ना बड़े अच्छे हैं और इस प्राइस में हम ले भी लेंगे। ये क्योंकि कन्वीनियंस सैंपल है, आपकी जो टारगेट मार्केट है जिसको ये आप समझ रही हैं कि डिजाइन पसंद आएंगे, जिनका इनकम लेवल, जिनका सोफिस्टिकेशन लेवल, उसमें जेंडर आ गया, एजुकेशन आ गई, लाइफस्टाइल आ गया, डेमोग्राफी। हाँ सारे डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर, वो सारी चीजें सेगमेंटेशन की आ गई। मगर सैंपल क्योंकि आपका कन्वीनियंस सैंपल है, आप उन अपने दोस्तों के फीडबैक की बुनियाद पे ये नहीं कह सकती कि जो इसके पोटेंशियल, लेट से कराची में 2 लाख खरीदार हो सकते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के, मुमकिन पोटेंशियल, कि उनका भी यही ओपिनियन है जो कि मेरे दोस्तों का है। अगर ऐसा होगा तो ये महज इत्तेफाक होगा कि आपके दोस्तों की ओपिनियन मैच कर जाए
बाकी आपके टारगेट मार्केट के। हम नॉन टारगेट मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहे। लेट्स से आप बच्चों के लिए प्रोडक्ट नहीं डिजाइन करनी तो बच्चों से तो आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी नहीं पूछेंगे, ठीक है? या 75 साल के मर्दों से भी आप नहीं पूछ रही क्योंकि वो भी आपकी टारगेट मार्केट नहीं है। तो पूछा आपने अपने टारगेट मार्केट जैसे ही लोगों से, मगर वो रैंडम ना हो। अब रैंडम में क्या होगा कि आपको प्रोफाइल निकालनी पड़ेगी, नादरा से डेटाबेस लेना पड़ेगा, एफबीआर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि भाई फीमेल्स ऑफ एन एज फ्रॉम लेट्स से 18 टू 25 ये मेरी टारगेट मार्केट है। चलिए नादरा से ले लिया कि कराची में कितनी है, अगर उन्होंने दे दिया तो फिर उनके एड्रेसेस निकाले, ठीक है? तो पता चला कि हाँ भाई ये 5-6 लाख हैं खवातीन ऐसी। फिर एफबीआर से डेटा निकाला कि हाँ भाई ये किन फैमिलीज में रहती हैं, इनकी इनकम इतनी है कि मेरे कपड़े जो है वो खरीद पाएंगी। फिर आपने लाइफस्टाइल का देखा कि कौन से जो है सारे जो है पैसे वाली और इस एज की खवातीन, वो जरूरी नहीं कि इंटरेस्टेड हो डिजाइनर क्लोथिंग में, वो अपने सिलवाती हैं जो भी करती हैं। तो लेट्स से आपके पास एक लिस्ट आ गई 2 लाख ऐसी खवातीन की जो आप समझ रही हैं कि हाँ इनकी प्रोफाइल मेरी टारगेट मार्केट से मैच करती है। अब आपने इनके ओपिनियन पता लगाने। तो रैंडम सैम्पलिंग के लिए होगा कि आप या तो कंप्यूटर में रैंडमली इनके सबके नंबर असाइन करके 2 लाख के, और आप 200 नंबर्स रैंडमली जनरेट करेंगे, या 2 लाख पर्चियां बना के उसमें से बोरी में से 200 पर्चियां जो है वो निकाल लेंगे, और फिर उनके नंबर भी आपको पता हो, एड्रेस भी पता हो, फिर आपने कांटेक्ट किया, अच्छा भाई रिस्पोंडेंट नंबर 2763 निकला, इनको फोन करते हैं। अब उन खातून को आपने फोन किया, वो जॉब पर है उस वक्त, या सो रही हैं, या खाना पका रही हैं, या उन्होंने फोन पटक दिया कि जी मुझे सर्वे में जवाब नहीं देना। अब आपने दूसरा नंबर उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर तो और अगेन रैंडमली निकाल रहे हैं आप ये नंबर्स। तो ये टाइम इसमें इतना लग जाएगा और एफर्ट और पैसे लग जाएंगे, इसलिए लोग इस किस्म की रिसर्च की तरफ, बड़ी से बड़ी कंपनियां मैं बता रहा हूँ, नीलसन और गैलप दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं, दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं। तो उसकी बुनियाद पे बस डिसीजन जो है वो मैनेजर्स ले लेते हैं, नोइंग अक्सर को ये भी नहीं पता होता। ये भी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत सौ को एमबीए करने के बावजूद आईपीए से भी ये नहीं पता होता है कि रैंडम सैंपल क्या होता है। तो वो बस रिसर्च को बना लेते हैं, मगर उनके पास एक बुनियाद आ जाती है कि देखो भाई नीलसन की रिसर्च है, अब नीलसन को कौन क्वेश्चन करे, उसकी बाल की खाल में कौल जाए। तो अगर गड़बड़ हो जाए तो आप कह सकते हैं भाई देखें नीलसन से रिसर्च कराई थी, चले अब कुछ और करके देखते हैं। रिसर्च नहीं कराई तो आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है कि फैसला करा क्यों था, ठीक है ना? तो इसके बावजूद कि नीलसन जैसी कंपनियां एटलीस्ट 5,000 to 7,000 पर क्वेश्चनेयर लेते हैं, एक क्वेश्चनेयर एक रिस्पोंडेंट से भरवाने का। तो आप बजट इमेजिन कर लें कितना होगा। अगर आप पाकिस्तानी कंपनी के पास जाएंगे, रिसर्च कंपनी के पास, कि चलो भाई इनसे सस्ता काम हो जाएगा, वो भी 1500, 2000, 2500 से कम में पर क्वेश्चनेयर जवाब नहीं दें। तो सैंपल साइज ही छोटा होता है फिर, और फिर रैंडम नहीं होता, लिहाजा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं निकल के आएगी। तो उसके बावजूद आपने काम करना होता है, क्योंकि आपके केपीआई की टास्क में शामिल होता है वह आपने हर साल 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने। अभी लीवर जैसी कंपनी का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है, वहाँ काम करने का इत्तेफाक रहा है। मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रांड का मुझे पता है जो लोकली इन्होंने लॉन्च किया, जो सक्सेसफुल था। बाकी इनके सारे लोकली लॉन्च ब्रांड सारे वो नाकाम रहे। सिर्फ वो ब्रांड चल रहे हैं जो कि बाहर से चलते हुए आए और उनको कह दिया कि हाँ भाई ये चला लो, वो भी बात फेल हो गए। उसमें सोप के ब्रांड्स फेल हुए, लिसानसी एक साबुन था, उसमें कलोन डेनिम के नाम का जो बाहर चलता है वो यहाँ लाए, वो फेल हो गया। एक लुबना सोप के नाम से लीवर ने लॉन्च किया, वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। एक लाओजी चाय, इनके सैशे में चाय होती थी, वो फ्लॉप हो गई अल्टीमेटली। और डालडा का एक इन्होंने लॉन्च किया था, डालडा जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले का एक ब्रांड है, वो आपको बताया था दादा ऑयल होते थे, उसमें लीवर ने खरीद लिया तो यस सर। एल लगा दिया, डालडा हो गया वो। तो डालडा का एक प्लांटा एक सब ब्रांड है
डालडा प्लांटा, वो यहाँ लोकली लॉन्च हुआ था और अब मैंने अभी चंद दिन पहले भी देखा था कि आज तक वो बिक रहा है, तो वो एक कामयाब है। उसके अलावा यानी इतनी बड़ी कंपनी, उनके पास अपनी एक रिसर्च की एजेंसी होती थी, पता नहीं अब है यानी DRB, डोमेस्टिक रिसर्च ब्यूरो के नाम से, और वो नहीं सही फैसले कर पा रहे और फिर भी चल रहा है क्योंकि उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वॉल्स बाहर का है, सर्फ बाहर का है, ब्लू बैंड तो अब उन्होंने ब्लू बैंड भी बेच दिया, डालडा भी बेच दिया, लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड जो है वो ब्रांड्स उनके टीके हैं उनके पास। तो बड़ी से बड़ी कंपनियों को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है और उसके बावजूद उन्हें एक्ट करना पड़ता है। Now, अब ये टपाल है मिसाल के तौर पे, हबीब है, इन्होंने बड़ी अच्छी फाइट दी है मल्टीनेशनल्स को, लीवर जैसी कंपनियों को। तो उनके पास देखिए ये जो रिसर्च है ना, फॉर्मल रिसर्च के सर्वे करके, ये एक मेथड है डिसीजन लेने का। दूसरा स्टीव जॉब्स वाला मेथड है, स्टीव जॉब्स मरहूम का, कि वो जीनियस का मेथड है कि भाई मुझे मालूम है, मुझे पूछ के क्या करना है कस्टमर से, कस्टमर्स को क्या पता कि क्या चीज़ क्या होती है टेक्नोलॉजी के बारे में या क्या मुमकिन हो सकता है। तो मुझे मालूम है, मैं जीनियस हूँ, मैं डिज़ाइन करूँगा, मुझे समझ है ये प्रोडक्ट बिक जाएगा। मगर स्टीव जॉब्स को भी, एप्पल को भी नाकामियां रही हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए और फेल हो गए। एक एप्पल न्यूटन के नाम से इनकी हैंडहेल्ड डिवाइस थी, 1995 में लॉन्च हुई थी मेरा ख्याल है, 94-95 में फ्लॉप हो गई। तो एक इम्परफेक्ट ये प्रोसेस है, मगर एक्सपीरियंस और इंट्यूशन भी कुछ मायने रखता है। मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि अपनी जॉब को बचाने के लिए भी रिसर्च कराई जाती है। अच्छा खैर, एनीवे ये हम रिसर्च की बारीकियों में चले गए। तो ये स्टेजेस आप जहन में रखें, तो इनमें कोई भी आप ये 4 मेथड्स अपना सकते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, पता नहीं क्यों केलर ने अलग अलग ऐसे टर्म कर दिया है। प्रमोशन की एक किस्म है एडवर्टाइजिंग। इन्होंने प्रमोशन को जो यहाँ लिखा है वो सेल्स प्रमोशन के फॉर्म में लिखा है, जिसमें कंज्यूमर और ट्रेड प्रमोशन भी होता है। बहरहाल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक जरिया है कम्युनिकेट करने का। इंटरैक्टिव मार्केटिंग है, उसमें पर्सनल सेलिंग आ जाएगी, और जैसे आप अगर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ इंटरैक्शन आप कर सकते हैं किसी चैट विंडो में, तो वो इंटरैक्टिव मार्केटिंग हो गई। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपो सेंटर में आपने जो है वो अपना कोई कियोस्क लगा लिया, या आपने कोई जो है किसी और आपने खुद इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर लिया और वहाँ लोग जो है वो आ रहे हैं। जैसे सैमसंग ने एक ज़माने में किया था जब इनका 3D टीवी आया था, तो जो PAF म्यूजियम है उसके ग्राउंड्स पे इन्होंने बहुत बड़ा अपना डिस्प्ले और इवेंट जो है वो रखा था, जिसमें प्राइस स्कीम्स भी हैं और वो फन गेम्स भी हैं और अपने प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोबाइल मार्केटिंग। अब इसमें तो खाली अब SMS नहीं रहा, इसमें मोबाइल डिवाइसेस में जो आपके ऐप्स हैं उसके जरिए से भी आप लोगों का अभी टाइम कम रह गया, मैं दूसरा लिंक 1-2 मिनट में भेजता हूँ। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर व्हाट्सएप पे कुछ जुबानी भी यानी कॉल पे डिस्कस कर रहे हैं व्हाट्सएप की, या आप चैट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आपको फेसबुक पे या गूगल के एड्स पे, यूट्यूब पे उससे रिलेटेड मटेरियल आना शुरू हो जाता है और इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस किया है आपने कभी? यस सर। हाँ, तो ये अभी मैं दूसरे सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, इसको हम फौरन शुरू कर देते हैं, क्लास देर से शुरू हुई थी। तो ये मुझे यस सर। बताइएगा जरूर कि क्या हुआ था, तो मैं फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक फॉर द नेक्स्ट सेशन।